और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड जाकर न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लगातार 13 दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड में रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में एक बार फिर से रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि बहुत जल्द बेल के लिए आवेदन दिया जाएगा। कैंप जेल में रखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की कोई बात हम लोगों की तरफ से नहीं की गई है। जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है। रिमांड की अवधि उनकी चूंकि पूरी हो चुकी है, जुडिशियल कस्टडी में न्यायालय के द्वारा भेजा गया। ईडी की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है? नहीं, ईडी की तरफ से चूंकि जुडिशियल उनका रिमांड का अवधि पूरा होने के बाद आज पुटअप किए, उसका माननीय न्यायालय में बहस हुआ। बहस होने के बाद फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। रिमांड के लिए फिर मांग रिमांड के लिए चूंकि उनकी रिमांड की जो अवधि होनी चाहिए वो अवधि खत्म हो चुकी थी, सारी अवधि हो गई थी, इसलिए जुडिशियल कस्टडी में फिर से आगे कैंप जेल वगैरह जो भी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की काम है, ना कि कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम नहीं है, प्रशासन कहाँ रखती है वो व्यवस्था प्रशासन। ठीक है। The ED has not sought for any further remand, and now he is in judicial custody from today, and we shall be filing our objection and the bail application very soon. Sir, is there any possibility that a plea would be made that he be shifted to a camp jail or maybe another option? Not at the moment. We are not claiming any special privileges as of now, and we certainly it is our right to have an application for bail under Section 45. That we will do so very shortly. और सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। इस विषय पर रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर विभिन्न विषय बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बॉन्ड पर सभी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके बाद 2018 में इसे जारी कर दिया गया। इसे आरटीआई से भी अलग रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानूनों को खारिज कर दिया है। 13 मार्च ऐतिहासिक दिन होगा जब देश बेचने और खरीदने वालों के नाम सामने आएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 3 सप्ताह के अंदर चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम जारी करने का निर्देश दिया है। वो ऐतिहासिक दिन होगा जब देश बेचने वाले का नाम सामने आएगा, देश को खरीदने वाले का नाम सामने आएगा। और मुझे तो आश्चर्य नहीं है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कहीं कल परसों में कोई ऑर्डिनेंस ना आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम बदल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया। पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया। अब ये चोरों का जमात एक ही सहारा लेगा कि ऑर्डिनेंस लाओ, अध्यादेश लाओ और इस फैसले को खारिज करो। और बड़ा सीना तान के घूमने वाला ईडी, अब तुम्हारा पीएमएलए एक्ट 50 कहां जाएगा? अब बताओ ईडी, एक बार तो अदानी को छोड़ा था पीएमएलए में जब गुजरात का ऊर्जा विभाग का पैसा लौटाया था। अब आएगा ना अदानी, रहेगा ना रिमांड पर? है हिम्मत ईडी में? 13 मार्च के बाद चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ईसीआर ले, और प्रधानमंत्री मोदी को, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को, वर्तमान जो नड्डा जी है उनको, गौतम अडानी को डाले रिमांड पर। देखेंगे ईडी का कलेजा।
वहीं रांची स्थित लघु कुटीर उद्योग कार्यालय में गुरुवार को पीएम विश्वकर्मा पर आधारित कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएसएमई विकास कार्यालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सीपी सिंह मौजूद थे। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। बढ़ई, लोहार, सुनार और मछली पकड़ने के लिए जाल बनाने वाले समेत 18 किस्म के कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कारीगर प्रशिक्षण लेकर और बैंक से मामूली ब्याज दर पर ऋण लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड के रूप में 500 रुपया भी आपको दिया जाएगा और साथ ही यदि आप ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर आपको 15,000 रुपए तक का सामान जो लेंगे उसमें लगता है तो उसके लिए वाउचर भी दिया जाएगा। और यदि आपको लगेगा कि नहीं हमें लोन लेना चाहिए तो 1 लाख रुपया पहली बार में और सिर्फ 5% ब्याज। आप ऐसे बैंक में जाइएगा 10% से लेके ब्याज लेंगे, लेकिन 5% ब्याज पर आपको मिलेगा आप यदि अच्छा काम करेंगे। पैसे लौटाएंगे तो फिर आप अगला दूना ले सकते हैं। ये मोदी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते कि सबका जीवन स्तर ऊंचा उठे और इसीलिए अभी ये जो आपका जागरूकता अभियान यहां हो ही रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी के गारंटी वाली गाड़ी भी घूम रही है। वहां पे रजिस्ट्रेशन तरह की चीजों का हो रहा है और यहाँ प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से यदि आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो एक को पैसा आपको घर से नहीं लगेगा, सिर्फ जाना होगा प्रज्ञा केंद्र। एमएसएमई के डीएफओ और संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने बताया कि इस योजना के तहत कारीगरों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें 500 रुपए भी दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद कारीगरों को 15,000 रुपए दिया जाएगा ताकि वे किट खरीद सके। उन्होंने बताया कि झारखंड के 5 जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इनमें देवघर, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं। और एक लाभ और आर्थिक मदद भी दी जाती है। जैसे ये 5 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद फिर हम इनको अगर इनको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है तो उसको बढ़ाने के लिए फिर हम इनको बैंक से कनेक्ट करते हैं। इसके बीच में जब आपको विश्वकर्मा कार्ड मिल जाता है और एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप एक कौशल विकास 5 दिनों का पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 15,000 रुपए ई वाउचर मिलता है। वो 15,000 रुपए की ई वाउचर को लेकर आप सेलेक्टेड जगहों में जाकर अपने ट्रेड से संबंधित हुनर किस्म के औजार खरीद सकते हैं। एक एग्जांपल है कि अगर कोई कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वो ट्रेडिशनल तरीके से एक चाक पे बना रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक चाक लेना है, हुनर किस्म के टूल है। इसी तरह 18 परंपरागत ट्रेड जो कि इस योजना में सम्मिलित है, नाई जो है वो अपने ट्रेड से संबंधित औजार ले सकता है, लोहार अपने ट्रेड से संबंधित औजार ले सकता है। उस औजार को वहां से ले लेंगे और जब वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहेंगे, अगर उनको कोई पूंजी की आवश्यकता है। और जमशेदपुर के सलगाझुरी रेलवे फाटक के पास जख्मी हालत में मिले 6 वर्षीय बच्चे की पहचान हो गई है। वो पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिला के जम्बानी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गुरुवार को जानकारी मिलने के बाद बच्चे के परिजन शहर पहुंचे। जांच में पता चला है कि बच्चा ट्रेन में सफर करने के दौरान गिर गया था, जिस कारण उसे काफी चोटें आई हैं। पसुड़ी थाना पहुंचे बच्चे के पिता ने बताया कि उसके बेटे को उसका चचेरा नाबालिग भाई 13 फरवरी की शाम 4 बजे नाश्ता कराने के बहाने घर से लेकर निकला था। उसके बाद दोनों ही घर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि उसका भाई जिस जगह कार्य करता था वहां वो छुपा हुआ है।
वहां जाकर पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह बच्चे को लेकर टाटानगर लोकल ट्रेन में जा रहा था। तभी रास्ते में ही सलगाझुरी फाटक के पास उसका हाथ छूट गया और बच्चा फाटक स्थित केबिन के पास गिर गया। वो उसे गिरा हुआ छोड़कर टाटानगर स्टेशन पहुंचा और सुबह दूसरे लोकल ट्रेन से अपने गांव वापस आ गया। गुस्साए परिजन बच्चे के चाचा को साथ लेकर जमशेदपुर पहुंचे और परसुडी पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि ट्रेन में बैठने से पूर्व गांव में ही उसने शराब का सेवन किया था। ट्रेन में भीख मांगते हुए वो टाटानगर जा रहा था। बता दें कि आरोपी चाचा ट्रक में खलासी का काम करता है। फिलहाल पुलिस उससे थाना में रखकर पूछताछ कर रही है। इधर जानकारी मिलने पर सिटी एसपी भी परसुडी थाना पहुंचे और आरोपी व परिजनों से पूछताछ की। एसपी के अनुसार बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार हुआ है। मामले की जांच चल रही है। हमारा एक चाचा का लड़का उसको लेके गया था। क्या नाम है? उसका नाम फिरोज खान। तो 4 बजे करीब वो बच्चा को लेकर गया। बोला हम नाश्ता कराने लेके जा रहे, तो लेकर गया। तो हम लोग सोच रहे जब चाचा जब लेके जा रहा भतीजा को तो क्या टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-2.5 घंटा जब नहीं आया बच्चा तो हम लोग छानबीन किए अपना गाँव में। ठीक है, छानबीन करने तो बच्चा तो नहीं मिल रहा, ना बच्चा का हमारा वो भाई भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो छानबीन करे उसके करीब 13 तारीख को 4 बजे से पता था दोनों। कहाँ के लिए निकला था वो लोग? कहीं के नहीं, खाली कहीं भी नहीं। वो बोला जो हम नाश्ता करने जाएंगे। घर से बाजार जा रहे हैं। क्या कितना बजे निकला था? वो 4 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे करीब शाम को जी। तो कब पता चला आप लोगों को कि यहाँ बच्चा है? आज पता चला हमको। जब उसको आज पकड़े 9 बजे करीब, 9:30 बजे करीब हुआ। लोधासोली जीतू सोल बोल के जगह के नाम हुआ। जब उसको पकड़े तो उसको पकड़ कर डायरेक्ट जब पूछे जो हमारा बच्चा कहाँ गया, तो वो बोल रहा तुम्हारा बच्चा वो सालगाजू स्टेशन में हमारा हाथ से बच्चा छूट गया, वहाँ गिर गया है ट्रेन से जी। तो हम बोले चलो माथा फट गया, लेके चलो हम लोग को दिखाएगा हम लोग का बच्चा कहाँ गिरा। तो बच्चा उसको लेकर आए। अभी आकर वो जो रेलगेट में बाबू लोग था, लोग बोला सर लोग जब आप लोग का बच्चा ठीक सही सलामत है, कोई टेंशन नहीं, आप लोग जाइए थाना में। ठीक है, थाना में। तो ट्रेन से कहाँ जा रहा था? तो वो मेरे को मालूम नहीं। बच्चा वो बताया नहीं कहाँ लेके जा रहा था बच्चा को? तो आप लोगों को क्या शंका लग रहा है? संख्या क्या लगेगा अभी तो? एक मिनट, आपको क्या शंका लग रहा है? लेके जा रहा था तो कहाँ जा रहा था? अब क्या बोलेंगे, थोड़ा वो ड्रिंक भी कर लिया था बच्चा को ले जाकर। अब क्या करने जा रहा था वो तो मालूम नहीं है। कौन ट्रेन में चढ़ा था? वो भी मालूम नहीं कौन ट्रेन में। वो गाय मैंने ट्रक में हेल्पर ही खलासी करता है। खलासी का काम करता है। आप लोग एक ही जगह रहते हैं? जी। कहाँ का रहने? वो मेरा चाचा का लड़का है, पुड़िया झारग्राम जिला। वो मेरा सजला चाचा का लड़का है। कल सुबह एक रेलवे ट्रैक के पास बच्चा लावारिस हालत में मिला था। तो उस बच्चे की पहचान भी स्थापित कर ली गई है। उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी हुआ था, जिसके द्वारा इसका अप्राकृतिक यौनाचार किया गया था। उसको भी अभी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। सर, जिसके द्वारा किया गया था क्या वो वैक्स है कि नाबालिग था? दोनों नाबालिग। और जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खास महल जगन्नाथ मंदिर से कीताड़ी जाने वाली सड़क के किनारे आलू गोदाम के पास कचरे से पुलिस ने एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद किया है। शव 3 से 4 दिन पुराना है। पुलिस के अनुसार युवक की कहीं और हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया है। स्थानीय लोगों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया। लोगों से पूछताछ की गई परंतु पहचान नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि शव 2 कंबल में लिपटा हुआ था। उसके गले में निशान मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। युवक ने सिर्फ ट्राउजर और मोजा पहना है। पुलिस आसपास के थानों से संपर्क कर शव की पहचान करने के प्रयास में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कचरे से काफी बदबू आ रही थी। पास जाने पर कंबल में लिपटा शव दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एक मंदिर के पीछे बगल में रोड के किनारे कीताड़ी जाने वाले रास्ते पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है। उसके सत्यापन के लिए जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे कि एक लावारिस टाइप का, यहाँ तो कोई बता नहीं रहा है कि किसका लाश है और पहचानने के काबिल भी नहीं है, चूँकि ये लग रहा है 3-4 दिन का ये लाश। और प्रथम दृष्टिया तो देखने से लग रहा है कि ये डंप किया हुआ है, कहीं से ला करके ये रखा गया है, क्योंकि मोजा पहना हुआ जूता नहीं है। और यदि सिर्फ मोजा पे अगर रहता तो
चलते फिरते तो मोजा गंदा रहता है, गंदा भी नहीं है। इसका मतलब लग रहा है कि कहीं से ला करके डंप कर दिया गया है। सरायकेला जिला के गमरिया उप स्वास्थ्य केंद्र को अमलगम कंपनी द्वारा गोद लिए जाने के बावजूद अब भी वहां व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ है। इसकी शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य ने गुरुवार को स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कुव्यवस्था देख वे जमकर भड़के। बुधवार को मुख्यमंत्री के आवास पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने गमरिया उप स्वास्थ्य केंद्र में समुचित व्यवस्था स्थापित नहीं होने की शिकायत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने प्रतिनिधि को अस्पताल में अव्यवस्था दूर करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में विधायक प्रतिनिधि गुरुवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इसमें पाया कि अमलगम कंपनी द्वारा 2 साल पूर्व जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए MOU किया गया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि 24 मार्च 2024 को कंपनी के साथ अस्पताल का करार समाप्त होने जा रहा है। कंपनी ने 1 साल तक काम भी बंद रखा है, जो सरकार के साथ किए गए MOU के खिलाफ है। ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम आदि अत्याधुनिक निर्माण किया जाना था, जो नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि सभी समस्याओं को सूचीबद्ध कर मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद कंपनी पर कार्रवाई भी की जाएगी। कार्य संतोषपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है और इन्हें इनके जो CSR के हेड हैं और उनसे भी हमारी बात संभवतः हो जाएगी शाम तक और हम ये बता पाएंगे कि उनका क्या कहना है और क्यों अभी तक ये 2 साल हो गया काम नहीं हो पाया है। पिछले 28 मार्च को इसका शिलान्यास हुआ था, इसका जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास हुआ था। अमलगम कंपनी को CSR के तहत सारे वो काम करने चाहिए थे जो उनको करना चाहिए और जो यहाँ के अपेक्षाकृत ये बिल्डिंग हो, चाहे OT हो, चाहे सारी चीज़ को सुधारना था, लेकिन ये अब तक नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए पूर्णतः अमलगम कंपनी ही जिम्मेदार है और उसके कर्मी। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुरुवार को गमरिया प्रखंड स्थित झिलिंगा गोड़ा आवास में एक दिन प्रवास करने के बाद वापस रांची लौट गए। इससे पूर्व जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा किया गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुरुवार सुबह अपने आवास पर स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले, जहां एक एक कर सभी की समस्याओं से अवगत हुए और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। गुरुवार सुबह से ही मुख्यमंत्री के आवास पर लोग आने लगे थे। स्थानीय लोगों की समस्या सुनने के बाद मुख्यमंत्री घर के पास बने हेलीपैड पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर से रांची के लिए रवाना हो गए। मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, आदित्यपुर नगर निगम के अपर आयुक्त आलोक कुमार, SDO समेत जिला पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी उपस्थित थे। राजधानी रांची के आजसू पार्टी कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो के समक्ष सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने आजसू पार्टी का दामन थामकर सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के सुप्रीमो सहित पदाधिकारी ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका अभिनंदन किया एवं माला पहनाकर स्वागत किया। झारखंड के क्षेत्रीय पार्टी में से एक आजसू विशेष तौर पर अपने पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी में युवाओं को जोड़ने को लेकर विशेष पहल कर रही है। विशेष तौर पर ये पार्टी युवाओं और छात्र छात्राओं की संगठनात्मक मजबूती की पार्टी रही है। इसी कड़ी में चुनाव का समय नजदीक आते ही ये पार्टी अपने राजनीतिक विस्तारीकरण को लेकर बेहद ही सजग दिख रही है। मौके पर पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि विगत कई दिनों से पार्टी में लोगों का जुड़ाव का सिलसिला लगातार चरणबद्ध है। लोगों की पार्टी के प्रति रुझान और जुड़ाव से पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में पार्टी चुनावी मैदान में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। निर्वहन के बीच का संदेश है। पार्टी को अपने विचारों के नजदीक पाने वाले लोग पार्टी के लिए संगठित हो रहे हैं और इस राज्य के लिए भी एक अच्छा अवसर है, जब क्योंकि कुछ लोग पेशेवर रूप से राजनीति करते हैं, जिनका पेशा राजनीति नहीं है लेकिन राज्य के लिए चिंता करने वाले लोग भी एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश है। और यंग लोग हैं जिनकी पृष्ठभूमि कोई MLA MP के रूप में है नहीं, लेकिन उन्हें अब प्रतीत होता है कि उन्हें राजनीति में दखल देना चाहिए, अब उनके विचारों को भी राजनीति में आना चाहिए और एक पटकथा राज्य के लिए आने वाले एक अच्छे भविष्य के निर्माण में उनकी भूमिका तय होनी चाहिए। ऐसे लोग आज आपको प्लेटफॉर्म में दिख रहे हैं, जिनके लिए लोग सोचते थे कि ये केवल वोटर है, अब वो वोटर खुद खड़ा हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि राज्य के लिए अब समय आ गया खड़ा होने का, एकजुट होने का, और आजसू केवल इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार, आप बोलो, राज्य के बारे में इतनी बड़ी आबादी को उसका इंतजार नहीं है। जरूर एक जब आप बहुमत में हैं तो ये निर्णय लेने का आपका अधिकार है,
परिस्थिति क्यों बनी, लोग इसका चिंता कर रहे हैं कि आज परिस्थिति क्यों बनी। 57 विधायक जीत के आने वाली इस राज्य में कई 400 की एक पोथी तैयार करके कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अलग कमिटमेंट को इस राज्य के सामने सुपुर्द करने का और इसे नेतृत्व देने का संकल्प लेने वाले अपने किए हुए कार्यों से खुद शर्मसार है। और इस ओर जिस जो परिस्थिति आज बनी है, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पहले भी बने, बाद में भी बनते रहेंगे, लेकिन वो देखना जनता चाहती है कि किस कारण से, किस उद्देश्य के साथ यहाँ बन रहे हैं लोग, किसके लिए आना चाहते हैं, ये नेतृत्व किसको समर्पित होगा, ये ज्यादा जरूरी हो गया। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के 133वें डीसी के रूप में कुलदीप चौधरी ने जिले के निवर्तमान डीसी अनन्य मित्तल से पश्चिमी सिंहभूम जिले का पदभार ग्रहण किया। नए उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अपना प्रभार जिला कार्यालय में लिया। बता दें कि नवपदस्थापित डीसी कुलदीप चौधरी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के पदाधिकारी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद डीसी कुलदीप चौधरी ने कहा कि जिला अंतर्गत निरंतर विकास के कार्य जारी रहे और समाज के अंतिम पायदान में खड़े लोगों को सरकारी योजना से आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जाए, यही उनकी प्राथमिकता रहेगी। मौके पर एसपी आशुतोष शेखर के अलावा जिला के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सर्वप्रथम मैं झारखंड सरकार को के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है और मेरी प्राथमिकताएं हैं कि जिले में विधि व्यवस्था बनी रहे और सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखते जो बनाई जाती हैं, उनका हम लोग कुशलतापूर्वक निष्पादन करें और जन जन तक उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। आने वाले चुनाव को देख आम चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में जो सभी विभिन्न कोषांग हैं और जो आवश्यक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी चीज़ों का समीक्षा करके प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्ण माहौल में भय और निष्पक्षता के साथ हम लोग भयमुक्त होकर निष्पक्षता के साथ चुनाव को व्यक्तिगत तौर पर जिला के लोगों को क्या संदेश होगा आपका, पश्चिमी समूह के लोगों? जिला के लिए जैसे मैंने बताया कि प्राथमिकताओं के तौर पर जो भी कार्य पूर्व में विकास के कार्य किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, हमारे निवर्तमान उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं और जो योजनाएं चल रही हैं, उनको हम लोग तेजी से धरातल पर लाने का कार्य करने का प्रयास करें। और पूर्वी सिंहभूम जिले के नए उपायुक्त अनन्य मित्तल के पदभार ग्रहण के दूसरे दिन गुरुवार को जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिले भर में चल रही योजनाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। बैठक में जिले के उच्चतर पदाधिकारियों के साथ साथ तमाम बीडीओ और अंचलाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने तमाम योजनाओं की प्रगति की जानकारी हासिल की। खासकर राज्य सरकार की नई योजना आबू आवास के कार्य प्रगति पर यहां जोर दिया गया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि तमाम योजनाएं समय सीमा के तहत पूर्ण हो, इसका प्रयास किया जा रहा है ताकि लाभुकों को इनका लाभ मिल सके। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त तमाम योजनाएं जिले में चलाई जा रही हैं। मंडल पदाधिकारी सभी बीडीओ और सीओ की हम लोगों ने बैठक करी। इसमें पास टाइम में आदरणीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों को हम लोगों ने रिपीट किया और साथ ही साथ उसको रिव्यू भी किया। इसमें बिरसा सिंचाई कूप, अबुआ आवास योजना, उनके द्वारा पेंशन की जो योजना के लिए आज ही समीक्षा करी गई थी, उसको भी हम लोगों ने रिव्यू किया। इसके अलावा फसल राहत योजना और कृषि ऋण माफ़ी योजना जैसी योजनाओं को हम लोगों ने रिव्यू किया। पशुधन योजना में भी हम लोगों ने रिव्यू किया कि उसके टारगेट कितने अचीव किए गए हैं और कितने डीबीटी पेंडिंग है, उसको भी हम लोगों ने समीक्षा करी। सभी को निर्देश दिया गया है कि सभी इश्यूज़ में सैचुरेशन मोड पे कार्य करेंगे और सभी के अकाउंट्स खुलवाते हुए उसमें डीबीटी जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 3 नंबर से डिग्री कॉलेज में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व उप प्रमुख सह साहित्य संस्कृति संघ के सक्रिय सदस्य काकुली घोष को श्रद्धांजलि दी गई। संघ के सदस्यों ने 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। मौके पर काकुली घोष के योगदान को याद किया गया। संघ के सचिव वीरेंद्र नाथ घोष ने कहा कि समय पर चिकित्सा और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण काकुली घोष का आकस्मिक निधन हो गया था। संघ के सदस्यों ने मुसाबनी में सरकारी अस्पताल निर्माण के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। सर्व समिति ने अस्पताल को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया। सचिव ने बताया कि आने वाले दिनों में अस्पताल को लेकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। मौके पर समाज सेवी डॉक्टर देवदूत सोरेन, साहित्य संस्कृति संघ के अध्यक्ष समेत अन्य लोग उपस्थित थे। वीरेंद्र नाथ घोष, साहित्य संस्कृति संघ के सचिव, संघ के तत्वाधान में ही
आज मुसाबनी प्रखंड के जो उप प्रमुख दिवंगत काकोली घोष का शोक सभा मनाया। इसमें खास व्यक्ति के रूप में उपस्थित थे डॉक्टर देवदूत सोरेन और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर MM पात्रो, संगीता मंडल, बहुत सारे साहित्य संस्कृति संघ के सदस्य, शंभू शतपथी। और मेरा जो इस शोक सभा में प्रस्ताव लिया गया वह है 26 फरवरी नेताजी सुभाष पार्क में स्मृति सभा का आयोजन किया जाएगा और एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ, वह है मुसाबनी में अस्पताल का अभाव। इस अभाव को देखते हुए ही हमारा पहल होगा, क्योंकि काकोली घोष 10 फरवरी का जो निधन है वह है हार्ट अटैक बिना चिकित्सा का मृत्यु। और इसी को देखते हुए साहित्य संस्कृति संघ एक जोरदार पहल करने जा रहा है ताकि मुसाबनी में एक अस्पताल तत्काल होना आवश्यक है। हम इसके लिए DC को लिखित देंगे। और कीरीबुरु के सेल की हिलटॉप स्थित उड़ीसा सीमा क्षेत्र के डालमिया बस्ती में हाथी ने बुधवार देर रात जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने गांव में घुसकर 4 घरों को तोड़ दिया और उसमें रखे चावल, दाल, हरी सब्जियां, राशन सामग्री आदि खा गए। इस दौरान घरों में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जिस समय हाथी उत्पात मचा रहा था उस समय बिजली भी नहीं थी। घनघोर अंधेरे में ग्रामीणों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर भागे और क्या करे, क्योंकि हाथी एक था या अनेक, इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। हाथी घर तोड़ने के बाद घर के अंदर रखे 2 बोरा चावल, दाल, आलू, बगान में लगा केला व उसका पेड़ आदि खा गए। इसके अलावे कुछ लोगों के घर को भी तोड़ने का प्रयास हाथी द्वारा किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि घटना की सूचना उड़ीसा वन विभाग को दिए जाने के बाद वन विभाग की टीम देर से पहुंची। ग्रामीण टायर जलाकर और पटाखा फोड़कर हाथी को काफी भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हाथी भाग ही नहीं रहा था। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने हाथी के उत्पात में हुए नुकसान की भरपाई की मांग वन विभाग से की है। वन विभाग ने भी मदद का भरोसा दिया है। बता दें कि हाथियों के उत्पात से कीरीबुरु, हिलटॉप और सारंडा के अन्य गांवों के ग्रामीणों में भारी भय व्याप्त है। वहीं चक्रधरपुर में धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। चक्रधरपुर के 5 मोड़ में बना लियो क्लब का पूजा पंडाल लोगों के बीच चर्चा का केंद्र है। वैकुंठ लोक के रूप में बनाए गए इस पूजा पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पूजा पंडाल को बैकुंठ लोक शेषनाग का रूप दिया गया है। इस पूजा पंडाल की खासियत यह है कि यहाँ शेषनाग के गोद में बैठे भगवान नारायण, विष्णु और माता लक्ष्मी की मनमोहक झांकी देखने को मिल रही है। वहीं पूजा पंडाल के अंदर माता सरस्वती की पूजा धूमधाम से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जा रहा है, जबकि विशाल शेषनाग के ऊपर हमारी पृथ्वी को भी आकर्षक रूप से दर्शाया गया है। पुआल से बने इस शेषनाग के निर्माण में लियो क्लब के तमाम पदाधिकारी और सदस्य गण कई दिनों से लगे हुए थे। पंडाल को पारंपरिक और प्राकृतिक रूप से बनाया और सजाया गया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पूजा पंडाल के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का कोई टेंट कर्मी या डेकोरेटर की सेवा नहीं ली गई है। क्लब के ही सदस्यों ने अपनी हुनर का परिचय देते हुए सामूहिक रूप से पूजा पंडाल का निर्माण अपनी कला कौशल से पूरा किया है। मालूम हो कि लियो क्लब के द्वारा हर साल इसी तरह एक अलग थीम पर अपनी कला कौशल से पूजा पंडाल बनाने की पुरानी परंपरा रही है, जिसकी लोग खूब सराहना करते हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।